नमस्कार दोस्तों, बैंकर कपल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं आशीष चौहान जी। ये NIACL में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पे तैनात है। AO को मेरे ख्याल से यही बोलते हैं। या और हाँ, इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी। जो 2021 में जो रिक्रूटमेंट निकला था, वो एग्जाम इन्होंने क्लियर किया। ज्वाइनिंग 2022 में हुई थी इनकी। तो आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अपन इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दें कि आप कहाँ से हैं, ग्रेजुएशन आपने कब किया और NIACL में आपका आना कैसे हुआ। अच्छा, एक्चुअली मेरा नाम आशीष चौहान है। NASLU हूँ, जो कि मैंने क्रैक किया था 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था। हम्म। और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन द मोटर क्लेम्स डिपार्टमेंट। हम्म। और वहाँ पे मैं क्लेम्स वगैरह संभालता हूँ। तो हम्म। शुरुआत होती है, मैंने अपनी 10th और 12th दिल्ली से कंप्लीट करी है। हम्म। और 12th में मेरा जो बैकग्राउंड था वो कॉमर्स बैकग्राउंड था, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। हम्म। तो आफ्टर 12th मैंने ग्रेजुएशन करी अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। हम्म। then after securing 61% in the graduation, then मुझे मुझे लगा कि मुझे बैंकिंग की या इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए। हम्म। देन फिर मैंने प्रिपेयर करना चालू किया। 2019 से 2018 में पास आउट हुआ मैं। तो मैंने हम्म। प्राइवेट जॉब्स की तरफ भी देखा, लेकिन मुझे इतना काफी स्टेबिलिटी और काफी इतना अच्छा पैकेज नजर नहीं आया वो, क्योंकि जब आप ग्रेजुएट होते हो ना तब बीकॉम, और वो भी बीकॉम जैसे कोर्स से, तो आप अराउंड आपको 20 to 25 इनिशियल मिलता है। आई थिंक हम्म। मुझे लगता था कि ये काफी नहीं है। अगर मैं जितना मैंने अभी तक जितनी भी पढ़ाई करी है, जितना भी स्ट्रगल्स आए, तो ये काफी नहीं है। तो मैं बैंकिंग की तरफ आया। हम्म। तो फिर पता लगा कि थोड़े फिर 2019 से मैंने स्टार्ट किया, इन द अर्ली 2019, लाइक इन जनवरी और फरवरी। मुझे शुरू में तो मेरे प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होते थे, फिर मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद फिर मैं मेंस पे अटक जाता था। अब मेंस ही क्लियर नहीं होते थे, फिर मेरे सम हाउ इन द 2022 आई क्लियर्ड NICLU। ओके। तो हाँ जी। काफी मतलब आपकी स्ट्रगल भरी स्टोरी है, क्योंकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से या जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होता है, उसके पास हाँ ज्यादा हाँ जी। ऑप्शंस रहते नहीं है। क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो फिर भी आपके पास प्राइवेट जॉब के अच्छे ऑप्शंस हो जाते हैं। हाँ, यस। आप ये बता सकते हैं कि जैसे NIACL का जो इसका एग्जाम पैटर्न जो रहता है, जितना मैंने इसका देखा है, तो 3 से 4 फेज के बीच में रहता है। प्री मेंस, फिर डिस्क्रिप्टिव एक रहता है आपका, और फिर इंटरव्यू हाँ राउंड जी। रहता है। तो थोड़ा उसके बारे में आप हाँ जी। विस्तार से बता सकते हैं कि आपने कैसे तैयारी करी थी, एग्जाम का लेवल कैसा था। ओके ओके। बेसिकली जो NASL का जो AO का जो पैटर्न होता है वो 3 टायर एग्जाम होता है। प्री, हम्म। मेंस एंड इंटरव्यू, बिल्कुल सिमिलर टू द बैंकिंग एग्जाम जैसे होता है। बट इसके जो मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव आता है, जो बैंक में भी आता है, हम्म। उसमें एक लाइक कह सकते हैं मैंडेटरी होता है कि आपको आउट ऑफ 25 15 नंबर तो लाने जरूरी है। एक एलिजिबिलिटी है, अगर आप 15 नहीं स्कोर करोगे तो आप मेंस की क्लियर कट ऑफ नहीं कर पाओगे हम्म। डिस्क्रिप्टिव में। हम्म। हम्म। तो तो फिर पैटर्न तो यही है। तो इसमें और जैसे उसके बाद जो इंटरव्यू होता है। सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है प्रीलिम्स मेंस में, या कुछ डिफरेंट रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है, जैसे बैंकिंग है सिमिलर प्रीलिम्स थे, जैसे हम्म। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में। जैसे हम्म। सेक्शनल कट ऑफ जाएगी, वो भी आपको सेक्शनल क्लियर करनी है, और फाइनल कट ऑफ है वो भी क्लियर करनी है इन द प्रीलिम्स, इन द मेंस। और लाइक इन द फाइनल कट ऑफ जब आएगी वो भी क्लियर, वैसे सिमिलर क्लियर करनी है। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है बैंकिंग और इंश्योरेंस इसमें, NICL में या फिर कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम में सेम पैटर्न है। जैसे LIC के बस इसका एक अंदर। अलग चीज ये रहती है, ये डिस्क्रिप्टिव आपको थोड़ा 15 मार्क्स कम का, लाइक मैंडेटरी होते हैं आपको ये मार्क क्लियर क्रॉस करना। हम्म। हाँ, जैसे LIC के अंदर अभी डबल EO का आया था, तो शायद उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अच्छा। NIACL में भी कुछ ऐसा रहता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है। लाइक 0.25 जैसा कटता है वैसे ही कटेगा जैसे बैंकिंग एग्जाम है, एंड कोई चेंजेस नहीं है इसके अलावा। हम्म। और बाकी अगर कुछ चेंज है तो वो है आपका एलिजिबिलिटी, जो कि है ग्रेजुएशन में 60%, वो आपकी हम्म। जरूर होनी चाहिए। हम्म। एटलीस्ट 60%, ना कम ना ज्यादा, एटलीस्ट। तो जैसे जो एग्जाम का लेवल है, आपने पहले भी काफी हाँ जी। एग्जाम दिए होंगे जब आपने हाँ प्रिपरेशन जी। हाँ जी। स्टार्ट हाँ जी। करी थी। तो जो इसका एग्जाम का लेवल है, वो क्लरिकल का आता है या PO का आता है, बीच का आता है, दोनों का? थोड़ा सा अगर आसान ओके शब्दों ओके। में अपन समझे इसको। देखिए देखिए, आसान शब्द में अगर हम, सबसे इजियर लेवल होता है RRB क्लर्क, सॉरी, IBS क्लर्क का, अगर हमको उसको लेवल मान के चलते हैं बिल्कुल इजियर, और हाईएस्ट मान के चलते हैं SBI PO को।
ठीक है। हम्म इतना भी आसान नहीं आएगा आपको क्लर्क के लेवल पे कि आपको इस लेवल पे वो क्वेश्चंस दे, और इतना हार्ड भी हम्म नहीं आएगा, वो समवेयर इन द मिडल आपको देगा। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम्म मेजरली वो बच्चे भी होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं। और हम्म अलग जैसा भी सिनेरियो है, मुझे मेजरली यहाँ पे जो बैंकिंग के ही बच्चे ज्यादातर हम्म होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बैंकिंग में कैसी लाइन है। और हम्म जैसे हमारा बैच था वहाँ पे मेजरली मोस्ट ऑफ द लाइक उसमें 20 to 40% बैंकिंग के ही बच्चे थे, जो हम्म। एसबीआई पीओ या फिर आईपीएस पीओ क्रैक करके आ रखे थे। हाँ, मतलब मैं तो आपकी बात आपको समझ मतलब गया समवेयर कि इन द मिडल ही मिलेगा। मतलब जो लोग पहले हाँ से जी। एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल इसमें टफ होता है। हाँ जी। हाँ हम्म जी। हम्म, हम्म। और तो इसके वैसा ही मिलेगा आपको। इसके अलावा जैसे अगर हम देखें कि इसमें पूरा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, जैसे ये प्रीलिम से मेंस के बीच में कितना गैप देते हैं, फिर इंटरव्यू में कितना गैप देते हैं, और फाइनल ज्वाइनिंग तक लगभग कितना टाइम लग जाता है? ओके, प्रीलिम्स से मेंस में मुश्किल से अगर आपका प्रीलिम्स आज हुआ है तो विद इन द नेक्स्ट मंथ आपका मेंस कंप्लीट हो जाएगा। और मे विद इन नेक्स्ट मंथ या फिर आफ्टर वन हम्म टू 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपका मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेंस के बाद होती है इंटरव्यू की तैयारी। जैसा मेरे जो केस में हुआ था, उस टाइम पे थोड़ा कोविड चल रहा था, तो हम्म उस टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जितने भी मेंस कैंडिडेट थे उनका सबका इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। और वो जी। 900 का पूरा मतलब 900 जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सबका एक 5 पैनल थे, एक 5 बंदों का स्टाफ था, उन्होंने ही सबका 900 बच्चों का इंटरव्यू लिया था। तो वो काफी हेक्टिक हो गया था। तो और वो काफी लॉन्ग टायर प्रोसीजर भी होता है, अराउंड 1 to 2 मंथ्स लग गया था उनको पूरा 900 बच्चों का इंटरव्यू लेने में। तो हम्म अगर शुरू करते हैं कि अगर आप प्रीलिम्स फर्स्ट मंथ में निकलता है तो विद इन 8 to 10 मंथ्स आपका पूरा ज्वाइनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू में आपके ऑलमोस्ट 900 बच्चे का इन्होंने इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लिया था, तो कुछ बता सकते हैं कि हाँ हाँ जितनी अपनी बराबर। पोस्ट होती है उसका कितना टाइम से इंटरव्यू के लिए लगभग सेलेक्ट करते हैं? हाँ, लाइक इंटरव्यू के लिए तो 10 टाइम लाइक 3 टाइम्स होता है। मेन से जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होते हैं 3 टाइम्स होता है। 3 टाइम्स होते हैं, वैकेंसीज का 3 टाइम्स से सिलेक्शन लाइक होता है। हाँ। हम्म। हाँ, वो इंटरव्यू वही क्वालिफाई करेगा जो 3 टाइम्स होता है जो वैकेंसीज का। हम्म। और जैसे आपने सोर्सेस क्या यूज किए थे, कुछ बता सकते हैं आपने, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई सोर्सेस काम में लिए हो? शुरू करते हैं मेरी प्रिपरेशन से। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने ऑफलाइन से ही शुरू किया था। ओके। तो ऑफलाइन से शुरू किया था तो उसमें क्या था, मैंने शुरू के मुश्किल से 1 महीना गया था, क्योंकि मैं बहुत सीरियस एस्पिरेंट था। मैं क्लास में बैठता तो वहां पे कभी टीचर्स हल्ला मचा रहा है, कभी टीचर्स मजे ले रहा है, कभी टीचर्स हंसी मजाक कर रहा है, तो मुझे लगा वो काफी सीरियस पढ़ाई नहीं हो पाती ऑफलाइन में। और हम्म मुझे लगता था कि ये काफी हंसा मजाक मुझे नहीं पसंद आ रहा था। तो मैंने सिर्फ मतलब 1 मंथ कंप्लीट हुआ, मैं सिर्फ टीचर के पास गया, मैंने बोला मुझे लाइक सिलेबस लिख के दे दो बस, जो मैथ क्वांट का रीजनिंग का और इंग्लिश का जो आना है वो मैं कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मैंने यूट्यूब खोला। यूट्यूब में कुछ स्पेसिफिक चैनल्स है जो मैं बताना चाहूंगा, वो फॉलो करने चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को, अगर आपको विदाउट एनी पे लाइक सिलेक्शन लेना है। सबसे पहले बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए एक अच्छी एजुकेटर है, नाम है निमिषा बंसल मैम। ये काफी अच्छी हैं। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश को और फर्दर डीप में जाना चाहते हैं विद सेल्फ स्टडी, तो आप द हिंदू का एडिटोरियल पेज पकड़ सकते हैं। अगर आप एक आर्टिकल भी दिन के पकड़ेंगे तो आप 2 to 3 मंथ्स में आपकी काफी अच्छी रीडिंग हैबिट्स और उस लेवल कंपटीशन लेवल तक पहुंच पाएंगे, उस लेवल तक के। सेकंड बात करते हैं मैथ्स क्वांट्स की। क्वांट्स की तो मेरे मैथ जो था वो था नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से। लाइक मैंने 10th में मैथ्स पकड़ी थी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन लाइक 5 इयर्स तक मैंने मैथ्स को छुआ तक भी नहीं था। उसके बाद मैंने, तो मेरे अंदर डर था मैथ्स का कि मैथ्स होएगी नहीं होएगी, होएगी नहीं होएगी। तो फिर वो डर निकालने के लिए मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैथ्स कितने हाईएस्ट लेवल तक आ सकती है। तो मैंने बाकियों से बात करी, बाकी लोगों से बात करी, तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि आप अरुण शर्मा की कैट की क्वांटम की बुक आती है एक। तो मैंने वो मैंने बुक स्टोर से लेके आया। उसके बाद देखा मैंने लेवल 1 और लेवल 2 मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर कंप्लीट किए। लेवल 2 तक मैंने सारे अर्थमेटिक सॉल्व किए। उसके बाद मैं
सीधा मॉक्स पे आ गया था, सेक्शनल मॉक्स पे। तो वहां से मेरा काफी अच्छा बेस बनना चालू हुआ, और वहां से मेरा डर निकलना भी चालू हुआ। मैं उनके लिए स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जिनके अंदर डर रहता है कि मैथ्स नहीं होगी, मैथ्स नहीं होगी, मैथ्स नहीं होगी। एंड थर्ड जो सेक्शन आता है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग तो रीजनिंग में आई डोंट थिंक कि अंकुश लांबा से बेटर कोई इस इंडस्ट्री में पढ़ा सकता है। तो हम्म वो तो काफी उनका पैटर्न जो था पहले तो, जो मैंने सीखा था वो राउंड पजल का नॉर्मल तरीका था, जैसे सिटिंग पजल में लोग गोल मतलब सिटिंग गोल बना के उसमें सिटिंग बंदे बैठाते हैं। लेकिन उन्होंने जो तरीका बताया कि थ्रेड मेथड, कि सिंपल स्ट्रेट लाइन में भी एक सर्कुलर को बिठा सकते हैं, वो थ्रेड मेथड काफी बेनिफिशियल था मेरा जो पजल सॉल्व करने का टाइम रिड्यूस करने का। हम्म उससे मैं रीजनिंग बहुत बेटर कर पाया। और हम्म फोर्थ है एक जो मेंस में काम आएगा, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के दो लाइक कह सकते हैं दो अच्छे, एक मैं तो कोशिश मैं अगर रिकमेंड करूंगा तो सबसे पहले रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एक वीडियो सोर्स पकड़ो और एक नोट्स सोर्स पकड़ो। और वीडियो सोर्स में स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा, आप अभिजीत सर को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कपिल काटपाल सर को फॉलो कर सकते हो, ये काफी अच्छा डिटेल में पढ़ाते हैं। और दूसरा सोर्स अगर पकड़ना चाहूंगा, आप अफेयर्स क्लाउड को जरूर पकड़ें, क्योंकि ये मतलब मेजरली क्वेश्चंस वहीं से ही बन के आते हैं। अफेयर्स क्लाउड को अगर आपको लगता है कि काफी डिटेल में दे रहा है, तो आप स्टडी आईक्यू को भी रेफर कर सकते हैं फॉर द फर्दर, आपको लगे कि कम कंटेंट को मैं कवर कर पा रहा हूँ। और हम्म अगर आपको लगता है कि अगर क्वांट मैथ्स के लिए अगर आप कम जा रहे हो, बुक्स से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक एजुकेटर है जो कि काफी अच्छे हैं, अ, आशीष अरोड़ा सर। वो काफी अच्छा डिटेल में बहुत प्यार प्यार से पढ़ाते हैं। और एक अरुण अरुण रावत भी हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छे हैं वो भी। इन सब के अलावा जैसे मॉक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, काफी बच्चे बोलते हैं कि मॉक हाँ जी, टेस्ट हाँ का जी। काफी रोल होता है। तो हाँ कौन से बिल्कुल सोर्सेज बिल्कुल, आप क्योंकि मुझे बता मैं ना सकते हैं? शुरू हाँ मैं जरूर जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू में आप जब जैसे बात करें, आपने सिलेबस तो एक बार कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको जरूरी होता है कि आप किसी मॉक टेस्ट जरूर दे, ताकि आप अपने लेवल को जान पाएं, मतलब किस लेवल पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कंपटीशन के लेवल तक भी पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब मैंने पहला अपना मॉक दिया था, तो मैं बताना चाहूंगा मेरा पहला जो मॉक था उसमें प्रीलिम्स में 20 नंबर आए थे। तो मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था कि भाई ये 20 नंबर और मुझे इसको 70-80 तक पहुंचाने हैं, ये कैसे पहुंचेंगे। तो हम्म वहां से उस 80 तक पहुंचाने की जर्नी काफी लंबी थी। हम्म और कुछ अच्छे मॉक्स हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। सबसे पहले जो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही लाइक अच्छे मतलब सस्ते भी मिल जाते हैं। सबसे पहला है प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक को जरूर अपने अच्छे उसमें रखिए, बकेट लिस्ट में, कि इससे जरूर प्रैक्टिस करना है। दूसरा है, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, अगर आप थोड़ा सा आपको लगते हैं कि आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट की तरफ से सोचना है आपको। ऐसा ये नहीं सोचना कि पैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे, आपको एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये आगे जाके आपको सैलरी में कन्वर्ट करवा के देंगे। पहला है प्रैक्टिस मॉक। दूसरा, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप ऑलिव बोर्ड को भी रेफर कर सकते हैं। हम्म ये तो बेस्ट मौके हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक आप किसी को रेफर करना चाहिए। अगर रेफर भी करना चाहिए तो आप या फिर स्मार्ट कीड़ा की तरफ भी जा सकते हैं। ये तीन बेस्ट हैं, टॉप 3 मॉक टेस्ट जो मैं ज्यादातर तो प्रैक्टिस मॉक और हॉलीवुड को ही रेफर करता हूँ। तो और इन पर ही बताना चाहूंगा, बस रेफर हम्म इनको भी रिकमेंड करना चाहूंगा। हम्म। तो जैसे आपने जब मॉक देना स्टार्ट किया होगा तो एकदम से तो हम सबके हाँ साथ जी। ये होता है कि एकदम से स्कोर बनता नहीं है। तो वो मन में हल्की हाँ। सी थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि यार कट ऑफ तो इतनी जाती है, मैं इतनी क्लियर नहीं कर पाता हूँ। तो स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो चीज जिनकी स्ट्रांग होती है एग्जाम उनका क्लियर होता है। ये तो आपको खुद को पता है, तो आपने ये दो चीज खुद हाँ में श्योर कैसे श्योर। इंप्रूव करी? स्पीड और एक्यूरेसी, हाँ जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपने पहले मॉक में 20 लाए थे, उसके बाद मेरा जो प्रीलिम्स निकला है वो 72 नंबर पे निकला है। तो हम्म वहां से जो जो जर्नी जो ये थी, जो मेन काम था मेरा है स्पीड और एक्यूरेसी। ये दोनों हम्म चीजें तब बनती है जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, हर दिन प्रैक्टिस करते हो विदाउट एनी डिले। कुछ भी कहीं चाहे कोई भी रीजन आ जाए आपके पास, आपको एक ना एक मिनिमम मॉक तो देना ही है। अगर मॉक भी नहीं देख पाए तो सेक्शनल मॉक तो जरूर देना है। ये है हम्म कंसिस्टेंसी की बात। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपका स्कोर जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग या फिर फ्लक्चुएट होता रहेगा। ठीक है। हम्म तो आपको, अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि आपका एक बार, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको सीधा सेक्शनल मॉक पे आना है। हम्म सेक्शनल मॉक पे आने के बाद, उसके बाद आपको फुल फ्लेज मॉक पे जाना है। क्योंकि जब आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हो तो आपको भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, अब आप सोचोगे सिलेबस कंप्लीट हुआ डायरेक्ट मॉक पे जाओ,
ऐसा नहीं होता। मतलब आपको धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाना है, तभी आपको ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद सबसे पहले मॉक में, किसी भी मॉक में, अगर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मॉक देते हो, मॉक देने के बाद सिर्फ उसको एनालाइज करने पे मत छोड़ दो, उसको नंबर मत देखो, उसको सबसे पहले देखो आपकी परसेंटाइल कितनी है। मेन चीज है परसेंटाइल जज करना। नंबर से किसी भी चीजों को जज नहीं करा जा सकता कि आपके इतने मार्क्स आ गए तो आप ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जाम है टोटली वो है, कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आपने 100 में से 70 नंबर लाए तो आप पास हो गए, 100 में से 60 लाए, 100 में से 90 लाए तो पास हो गए, नहीं। आपको यहाँ पे परसेंटाइल का खेल है सारा का सारा, कि आप बाकियों से कितना बेटर परफॉर्म करते हो। क्योंकि अब जो वैकेंसीज आ रही हैं वो सिर्फ टॉपर्स के लिए आ रही हैं, वो किसी मीडियोकर्स या फिर किसी लोअर ग्रेड्स वालों के लिए नहीं आ रही। जो टॉप लेवल पे परफॉर्म करेगा या फिर टॉप स्कोर्स लाएगा, उन्हीं को ही सिलेक्शन मिलेगा, उनके अलावा बाकी सारे को हम्म। सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि परसेंटाइल हमेशा 90 to 95 पे रखो। हम्म। और और जो आपने गलत किए हैं या फिर जो जो क्वेश्चन रह गए हैं मॉक्स पे, उनको रीसॉल्व करो, या फिर उनके दूसरे तरीके ढूंढो जिससे आप शॉर्ट टाइम, उस टाइम फ्रेम को कम कर पाओ जो आप 1 या 2 मिनट ले रहे हो। तो यही है, बस यही बताना चाहूंगा। डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्टिव आपने बताया थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का होता है, तो डिस्क्रिप्टिव हम्म। की आपने क्या पहले से कुछ प्रैक्टिस करी थी? ओके। मैं जैसा कि मैंने बताया कि हालांकि मैंने कुछ अलग तरीके, कुछ भी ना मैंने टाइपिंग स्टार्ट करी ना मैंने कुछ करी, बट एज मैं कहना चाहूंगा कि जो मैं शुरू से ही एडिटोरियल पढ़ता हुआ आ रहा हम्म। था द हिंदू के, ऑन लाइक इन मे बी ऑन डेली बेसिस, अगर डेली भी नहीं होता तो मैं वीकली तो 4-5 तो पढ़ ही लेता था, मतलब विद इन अ वीक। तो हम्म। उसी से ही मेरा बेस बनता गया। आप सिर्फ अगर एडिटोरियल भी पढ़ रहे हो तो आपकी इंग्लिश की तैयारी प्लस डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी हो रही है साथ साथ। और रहे तो अगर आपको ज्यादा भी एफर्ट मारने हैं तो लाइक एग्जाम से 1 महीने पहले आप लाइक टाइपिंग बोर्ड पे चालू हो जाओ, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी रैंडम टॉपिक पे, लाइक पॉल्यूशन, लाइक कुछ भी, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इससे बस आपको स्पीड टेस्ट करना है। वो हम्म। स्पीड टेस्ट करने के बाद वो जब स्पीड आ जाएगी, आपकी कैलकुलेशन स्पीड आ जाएगी, तो फिर आप हम्म। अपने आप ही पैराग्राफ वगैरह बनाना चालू हो जाओगे। और हम्म। सबसे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा जो मेरे साथ मेरे सेंटर में हुई थी। वो हुआ था कि जो अक्सर ऐसा होता है ना मेंस में, जब आप मेंस में डिस्क्रिप्टिव लिखने बैठते हो तो मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स के सारे कीबोर्ड खत्म हो जा मतलब खराब हो जाते हैं। वो बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई थी हमारे, जब मैं जिस भी सेंटर में जाता हूँ तो उसमें मेजरली मैंने जो किया था ना, मेरे में मैंने भी अपना कीबोर्ड चेंज कराया था उस टाइम पे। तो वो चीज ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितने भी कीबोर्ड्स है ए से लेके जेड तक, आपको, क्योंकि जब शुरू में स्क्रीन आती है ना उसमें सिर्फ आपको पासवर्ड लिखने का टाइम मिलता है। तो वो हम्म। पासवर्ड लिखने के लिए उस पासवर्ड पे आप अपने सारी कीज ट्राई कर सकते हो कि इज इट सारी कीज वर्किंग है या नहीं। तो मैं ओके। वो तरीका ढूंढता था कि मेरा कीबोर्ड बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओ। तो वो बेटर ऑप्शन था, क्योंकि जब ये मैंने चेक कर लिया कि सारे कीबोर्ड से, हाँ भैया मुझे दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेरा जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरे जिस शिफ्ट में मेरा था उस शिफ्ट पे 20 to 30% बच्चों के यही प्रॉब्लम आती है कि कीबोर्ड नहीं चल रहा है। तो वहां पे भी डिस्क्रिप्टिव में आपको ध्यान रखना है कि आपका कीबोर्ड चलना चाहिए, हम्म। एक्सेप्ट कि आपकी स्पीड अच्छी है या फिर आपका राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, उसके अलावा आपका हम्म। उस दिन भी अच्छा, वो दिन भी अच्छा होना चाहिए। हम्म। तो उसको शुरू से ही बेटर बना के रखो इस हम्म। प्रिपरेशन के साथ। आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि कीबोर्ड को कैसे टेस्ट किया जा सकता है स्टार्टिंग में ही। आशीष हम्म। जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा हम्म। आपसे। जैसे यहाँ हम डिस्क्रिप्टिव तक की बात अपन ने कर ली, जो इंटरव्यू राउंड होता है, तो इसमें मैं दो चीज पूछना चाहूंगा कि इंटरव्यू में हाँ आपका जी। एक्सपीरियंस क्या था? मतलब क्या ड्रेसअप रहता है? कई बार बच्चे हमारे चैनल पे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे हमारी इंग्लिश वीक है तो क्या मिक्स लैंग्वेज में दे सकते हैं, क्योंकि सब बच्चों का अपना अपना एक अलग तरीका होता है इंटरव्यू देने का। और आपने क्या मॉक इंटरव्यूज भी कुछ दिए थे, मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले? ओके। एनआईसीएल का जो इंटरव्यू होता है वो कह सकते हैं काफी रैंडम होता है। ये कोई स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब नॉलेज बेस नहीं होता कि आपको सिर्फ इंश्योरेंस से पूछा जाएगा या फिर हम्म। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से पूछा जाएगा यार। मतलब वो जो आपका चेक करते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आप किस तरह बात करते हो या फिर आप किस तरह अपनी बातों को डाइवर्ट करते हो या फिर किस जगह टॉपिक को एंड करते हो, वो मेजरली वही चेक करते हैं। और वैसा ही हमारे बैच के पूरे, मतलब जितने भी हमारे 900 कैंडिडेट्स थे इंटरव्यू के, उन सब में यही होता है, वो रैंडम कुछ भी पूछ रहे थे। मतलब किसी से पूछ लिया कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, मतलब हालांकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड था, उससे ये पूछ रहे थे। और मतलब किसी से पूछ लिया कि ट्विन टावर्स किसे कहते हैं, मतलब कुछ भी पूछ रहे थे। वो बस वो ये चेक कर रहे थे कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। दूसरी बात आपने जैसे कही कि एक लैंग्वेज बैरियर, हाँ मैं कह सकता हूँ आपको हमेशा
इंग्लिश को प्रेफरेंस देना है rather देन गोइंग फॉर द हिंदी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक ऑफिसर लेवल की बात कर रहे हैं जिसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया होगी। वो नॉर्थ पे होगा चाहे साउथ पे होगा, चाहे ईस्ट साइड होगा चाहे वेस्ट साइड होगा, वो आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। तो वहां पे आपको इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि समहाउ इमेजिन करते हैं कि आप जैसे नॉर्थ इंडिया से हो, समहाउ दिल्ली से हो, और आपकी पोस्टिंग हो जाती है केरला या फिर तमिलनाडु या फिर दिस कर्नाटक साइड। तो आप कोप अप कैसे करोगे, क्योंकि आपको तो आता ही नहीं है उनकी भाषा बोलना। तो वहां पे मीडिएटर का काम करेगी आपकी इंग्लिश। तो आप इंग्लिश से कम्युनिकेट करूंगा, तो वो मुझे लग रहा था जो ढूंढ रहे हैं ना वो मेजरली इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग्स है। तो वो कोशिश करेंगे कि वो उन कैंडिडेट्स को चुने जो इंग्लिश में ज्यादा बोल पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश को ही देंगे। अगर आप पहले क्लेरिफाई कर दोगे कि आपका इंटरव्यू हिंदी में होना चाहिए और इंग्लिश में नहीं, तो वो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक एज बनाने के लिए शुरू से कह रहा हूँ कि आप अगर इंग्लिश की तरफ ज्यादा रहेंगे तो बेटर रहेगा, एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो आशीष जी, आप ये बता सकते हैं थोड़ा सा कि इंटरव्यू पैनल में वहाँ कितने मेंबर्स होते हैं? कुछ मतलब आइडिया है, या आपके टाइम पे जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, कुछ दो तीन क्वेश्चन? हम्म। हाँ हाँ जरूर। देखिए इंटरव्यू जो मेरा था वो जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन इंटरव्यू था। वो हम्म। उन्होंने दिल्ली के किसी 5 स्टार होटल ली मेरिडियन पे अरेंज करवाया था। हम्म। जहाँ पे मेरा प्रॉपर लाइक सूट आपको सब पहन के आना आपकी मर्जी है। हम्म। लाइक एक लाइक कॉर्पोरेट जो ड्रेसअप होता है, पैंट शर्ट और हम्म। प्रॉपर बेल्ट प्रॉपर शूज, वैसा ही होना चाहिए। और वैसा ही प्रेफर करते हैं वो कि जैसे इंटरव्यू हो। हम्म। और जैसा वो ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो जैसे ही आप अंदर रूम में आते हो, रूम में एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन के साथ माइक होता है अटैच। तो वहां पे वो बस 5 पैनल लोगों का इंटरव्यू होता है, जिसमें 1 लेडी होती है और बाकी 4 मेल होते हैं। उसमें से एक चेयरमैन होता है। हम्म। चेयरमैन आपको होस्ट करेगा। चेयरमैन बताएंगे। तो मेरे टाइम पे भी जैसा मैंने बोला, वो रैंडम सवाल पूछ रहे थे। पहले तो उन्होंने मेरे बैकग्राउंड के बारे में, जैसा उन्होंने ये पूछा जैसे कि मेरे जो बैकग्राउंड है, जो मेरी फैमिली है उनका छोटा सा टिफिन बिजनेस है दिल्ली में। तो हम्म। उन्होंने ये पूछा कि आपका टिफिन बिजनेस है, ओके। उन्होंने सीआरएम के बारे में पूछा, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में। उन्होंने ये पूछा कि जोमेटो कैसे चलता है, जोमेटो का लाइक बिजनेस मॉडल कैसा है, तो मैंने वो आंसर किया। उसके बाद उन्होंने फिर दूसरा कोई पैनल पूछता रैंडमली कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज किसे कहते हैं। तो मतलब वो सिर्फ आपका नॉलेज बेस चेक कर रहे हैं। तो कभी वो ये पूछते हैं कि आपका आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैंने बोला हाँ। कि उन्होंने बोला कि फिर कौन सा पढ़ते हो, तो वो मैंने बोला द हिंदू। तो उन्होंने बोला लास्ट 2 दिन पहले क्योंकि उन्होंने भी पढ़ा हुआ था, तो 2 दिन पहले जिसका आर्टिकल आया था कि आपने पढ़ा, मैंने बोला सॉरी मैंने नहीं पढ़ा। तो वो मतलब वो रैंडमली कुछ भी पूछ रहे थे। जरूरी नहीं कि वो आपको बैकग्राउंड से चेक मारेंगे आपको, या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, क्योंकि वो इंश्योरेंस सुन सुन के पक गए होते हैं, क्योंकि वो 900 का बैच होता है, या फिर आपका जैसे 120 है तो 360 बच्चे निकालेंगे वो इंटरव्यू के लिए। तो वो 300 बच्चों से मतलब पक जाएंगे अच्छे वाले, कि उनसे बार बार इंश्योरेंस का पूछ तो वो इंश्योरेंस नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा इंश्योरेंस पढ़ के ही आएगा। तो ऑफ द टॉपिक कुछ भी पूछेंगे वो रैंडम। तो हम्म। यही बस। तो ड्रेसअप मतलब इसमें फॉर्मल रहता है या आपका ब्लेजर वगैरह भी रहता है? कुछ उसके बारे में बता सकते हैं आप? ब्लेजर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आप ले सकते हैं, बट आप एक पैंट शर्ट टाई बेल्ट नॉर्मल ऐसे में सूट अप जाके तो भी एक हम्म। आदमी काफी अच्छा लगता है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपने पहले कोई मॉक इंटरव्यूज दिए थे या खुद से ही हाँ, प्रिपरेशन करी थी? इस इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया इसमें, थोड़ा थोड़ा सा मैंने मुझे लगा कि मैंने पैसे बचा लिए। क्योंकि हमारा जो था ना, वो एक टेलीग्राम पे ग्रुप था, काफी 300 बच्चों के आसपास का, जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था, 300 के आसपास। तो हम्म। मैंने उसमें से बस एक मैसेज डाला था कि जो जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मुझे डीएम करो। तो उसमें से मुझे 4-5 लोग मिले थे। तो हम्म। मैंने क्या किया, उन 4-5 लोगों को एक जूम मीटिंग कंडक्ट करवाई। और हम्म। फिर मंडे टू फ्राइडे उन 5 बंदों का कुछ मतलब एक एक करके शिफ्ट वाइज हर एक दिन एक बंदे का इंटरव्यू लिया हर एक दूसरे ने। तो ऐसे हम एक दूसरे की तैयारी करवा रहे थे और खुद भी तैयार हो रहे थे कि हम क्या पूछ सकते हैं और हमसे क्या पूछा जाएगा। तो मैंने हम्म। उस तरीके से थोड़ा ये इंटरव्यू की तैयारी करी थी, अपने थोड़े से पैसे बचाए थे जहाँ पे कि मॉक के लोग मैंने पूछे भी थे, काफी हजार हजार लोग, हजार हजार रुपए ले रहे थे लोग मॉक इंटरव्यू लेने का। तो मुझे लगा ये बेटर कन्वीनियंट ऑप्शन है। हम्म। जो कि उनसे मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा जिनको इंश्योरेंस के बारे में पता भी है, या फिर जो प्रिपेयर कर भी रहे हैं। हम्म। तो वो बेटर ऑप्शंस लगा था मेरे को।
आशीष जी, ये तो आपका एक पार्ट हो गया पूरा, जो आपने अभी तक की जर्नी बताई कि कैसे आप NIACL का पेपर आपने क्लियर किया। इसके बाद हाँ मैं जी। थोड़ा उस डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या इनका वर्क प्रोफाइल होता है। मतलब इनका किस ओके। तरीके से वर्क करता है, पोस्टिंग किस तरीके से होती है, क्या ये पोस्टिंग रैंक वाइज देते हैं या रैंडमली कहीं भी उठा के पोस्टिंग देते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए, पहली पोस्टिंग के बारे में। पोस्टिंग का जैसा मैं ना कहना चाहूंगा कि अगर आप न्यू इंडिया में आ रहे हैं तो मेजरली पोस्टिंग आपको महाराष्ट्र और गुजरात में मिलेगी। मेजरली अराउंड 70 to 80% आपको है कि हम्म। आपका महाराष्ट्र या फिर गुजरात में ही पोस्ट करेंगे। और हम्म। फर्स्ट 4 to 5 years आपको पहली पोस्टिंग काटनी है जहाँ पे आपको पोस्टेड है, वहां पे हम्म। आपको मतलब सर्व करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। और इसके अलावा बस यही कहना चाहूंगा कि जो ये वर्क प्रोफाइल है काफी इजी है, कोई ज्यादा हेक्टिक भी नहीं है जैसे बैंक्स में है। बैंक्स में तो काफी मल्टीटास्क होना पड़ता है किसी भी लाइक एम्प्लॉय को। और बाकी इसमें है, अब आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे पोस्ट करा जाएगा। अब वो डिविजनल ऑफिस भी हो सकते हैं, रीजनल ऑफिस भी होते हैं, और हेड ऑफिस में होते हैं, हेड ऑफिस भी होते हैं। और बेसिकली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इंश्योरेंस जो हमारी कंपनी डील करती है वो सिर्फ नॉन लाइफ में डील करती है, और नॉन लाइफ का मतलब सिर्फ मोटर का इंश्योरेंस हुआ या फिर पर्सनल एक्सीडेंट का नहीं। ये इंश्योरेंस बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। जैसे कहा जाए कि इंश्योरेंस हो गया, लाइक गाड़ियों का जो इंश्योरेंस होता है, हेल्थ का जो इंश्योरेंस होता है, और इंजीनियरिंग का जो इंश्योरेंस होता है, एविएशन इंश्योरेंस होता है। तो हम्म। और जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस होता है, या बर्गलरी इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कहीं पे भी पोस्ट करा जाएगा। या फिर जो लीगल टीम होती है इसकी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की, या फिर टीपीए क्लेम्स वगैरह की, इन पे भी पोस्ट करा जाएगा, या फिर लीगल में आपको पोस्ट करा जाएगा, कहीं पे भी पोस्ट करा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बैकग्राउंड देख के पोस्ट करा जा रहा है। कि हमारे बैच में क्या है, जो बीएससी करके आए थे उनको लीगल में भी डाल दिया था, लीगल में भी पोस्ट करा जाए। तो ये बहुत काफी वास्ट बिजनेस है। आपको जरूरी नहीं है कि आपके बैकग्राउंड पे ही आपको पोस्टिंग दी जाए। और फर्स्ट 4 to 5 years आपको पोस्टिंग करना जरूरी है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए थोड़ी सी कन्वीनियंस ही, आपको 3 years के बाद आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है पोस्टिंग ट्रांसफर करने के लिए। आप रिस्पेक्टिव आप जहाँ पे आप होम टाउन है वहां पे अगर वैकेंसीज अवेलेबल है तो स्पाउस ग्राउंड पे आपको ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके अंदर जैसे आपने बताया पोस्टिंग के बारे में, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि पोस्टिंग के अंदर मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता इनका। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ रैंक नहीं होता। रैंक आपके सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा आएगा कि आप यहाँ पे इस जगह पे पोस्टेड हो। आपको पोस्टिंग से पहले देखिए बैंक में होता है आपको डायरेक्ट ही, मेजरली आपको जहां तक मैंने सुना है कि आपको डायरेक्ट पहले ही दिन बैंक पे रिपोर्ट करना होता है। बट यहाँ हाँ। पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जिसमें यहाँ पे ऐसा होता है ना, किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको 2 महीने की हम्म। नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपका अकोमोडेशन 5 स्टार होटल में होता है, और 2 महीने वहाँ पे आपको लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने पड़ते हैं सुबह 9:30 से 5 बजे तक, जो नॉर्मल आपको बराबर उसमें आपको पे भी मिलेगा साथ के साथ, जो आपकी फुल सैलरी मिलती है विदाउट एनी डिडक्शन 2 महीने तक। ठीक है, तो वो काफी अच्छा टाइम होता है। मतलब ऐसा टाइम आपको जिंदगी में शायद ही कहीं आए, अगर आप एक्सेप्ट आप आरबीआई वगैरह में जाओ। यहाँ पे मतलब यूपीएससी के बाद कहते हैं अगर कोई बेटर ट्रेनिंग देता है वो न्यू इंडिया देता है। और काफी अच्छी है वहां पे, आपके ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाती है मतलब कंपनी, ताकि ताकि एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। और काफी अच्छा टाइम था जो मैंने ट्रेनिंग वगैरह में निकाला। तो ट्रेनिंग का जो सेंटर होता है वो कहाँ कहाँ होते हैं और ये कैसे अलॉट करते हैं, मतलब एरिया वाइज करते हैं या एक ही नहीं जगह होता है सबका? नहीं 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 नहीं, जब बैंक्स में तो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, लेकिन हमारे उसमें सिर्फ एक ही एकेडमी है, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी पुणे में, जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। ओके ओके ओके। तो वहां पे सारे जितना भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे वहां पे रिपोर्ट करे जाएंगे। सिर्फ वहां से आपका आपको जितना भी आईडी कार्ड वगैरह जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब वहीं पे होएगा। उसके बाद फिर आपको आपका जो आपके होटल्स के कार्ड होते हैं वो आपको दिए जाएंगे अकोमोडेशन वहां पे रहने के लिए। मेजरली आपको ऑर्किड ही दी जाएगा क्योंकि एनआईए पुणे के बगल में ऑर्किड है और उनके साथ टाई अप है। तो वो वहां पे ऑर्किड में रहा जाएगा। ऑर्किड होटल काफी 5 स्टार होटल है, अब आप गूगल में भी सर्च करोगे तो। और बाकी उसके बाद फिर अगले दिन से ही आपकी क्लासेस चालू हो जाती हैं 2 महीने के लिए। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जो काफी लोग पूछते हैं इस बारे में, कि बॉन्ड का जो इनका अमाउंट होता है वो काफी हैवी रहता है। मतलब हाँ जी। बॉन्ड के अमाउंट के बारे में कुछ आप बता सकते हैं आपके अपने एक्सपीरियंस से?
हाँ श्योर। देखिए जो बॉन्ड है वो मिनिमम आपको 4 साल तो है ही, 4 साल का बॉन्ड है। और ओके। आपको फर्स्ट ईयर की सैलरी देनी है, मतलब अराउंड 10 lakhs। 10 lakhs आपको सर्व करना है प्लस 25,000 फॉर द ट्रेनिंग। ये आपको हम्म। सर्व करना है अगर आप छोड़ते हो न्यू इंडिया। ओके। और अगर आप न्यू इंडिया छोड़ के किसी हायर उसमें जाते हो, या फिर यूपीएससी में जाते हो, या फिर आरबीआई में जाते हो, या फिर नाबार्ड में जाते हो, या सेबी में, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज जो भी है, हम्म रेगुलेटरीज बॉडीज में जाते हो, तो ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल है। हम्म। वरना ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर आप लोअर ग्रेड पे आते हो, मतलब जो भी सैलरी होगी वो हमेशा हायर होनी चाहिए, हायर ग्रेड पे होनी चाहिए अच्छा, मैं इससे। समझ गया कि अगर आप हायर रेगुलेटरी बॉडीज पे जाते हो जिसकी सैलरी इससे हाई है, जिनका बेसिक हाँ इससे जी, हाई है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, तो वो तो ट्रांसफर हो ट्रांसफर जाएगा बॉन्ड। तो ट्रांसफरेबल है बॉन्ड। ओके, जैसे अगर कोई आरबीआई का ग्रेड भी क्लियर करता है तो उसका बॉन्ड ट्रांसफर हाँ हो जी, जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड कोई, ट्रांसफरेबल है, हाँ, यस लेकिन यस। अगर कोई आरबीआई का असिस्टेंट क्लियर करता है तो उसका ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, असिस्टेंट पे भी है, ओके असिस्टेंट पे भी है ओके बॉन्ड ओके ट्रांसफरेबल। ओके ओके। हाँ मतलब जी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उसकी रेगुलेटरी आप बॉडी से हाई होनी चाहिए। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप समझ लो, न्यू इंडिया के बाद आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब पे ग्रेड लाइक जिसकी छोटे 4200 ग्रेड पे जा रहे हो, तो हम्म आपका बॉन्ड ट्रांसफरेबल है, आपको बॉन्ड भर के ही जाना है। जैसे ओके। सिडबी है, सिडबी पे हमारे स्टाफ का एक बंदा अभी सिडबी का जो रिजल्ट आया था उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो वो बराबर 10 लाख रुपए भर के गया हमारे न्यू इंडिया पे, और तब जाके सिडबी में एएन की तरफ गए हो। क्योंकि उसका बेसिक जो है वो आपकी जो प्रोफाइल होती है, जैसे मान लो एनआईएसीएल में जो असिस्टेंट है उसकी बेसिक अगर आरबीआई के असिस्टेंट से कम हुई, और अगर कोई हाँ जी। एनआईएसीएल का एओ छोड़ के आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन करता है तो उसको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं नहीं भरना आपको पड़ेगा, हाँ हाँ जी, हाँ जी, नहीं भरना पड़ेगा। बस वो बताऊं। रेगुलेटरी बॉडी या फिर आरबीआई होनी चाहिए या फिर यूपीएससी होनी चाहिए, तो बॉन्ड यूपीएससी नहीं भरना। तो बॉन्ड नहीं हाँ भरना। जी, ओके ओके ओके, हाँ क्योंकि जी। काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि इसका बॉन्ड अमाउंट काफी हैवी है, इसलिए मैंने बात करी। हाँ बॉन्ड अकाउंट। हम्म। इसके हम्म। साथ आप बता सकते हैं आपके, मतलब थोड़ा सा मोटे तौर पे सैलरी और अलाउंसेस एक प्रोविजन पीरियड में क्या रहते हैं नए हो को। अब प्रोविजन पीरियड पे, या फिर एक एओ की सैलरी जिस वक्त आप ज्वाइन करते हो, फर्स्ट टू हम्म मंथ्स आपको विदाउट एनी डिडक्शन पूरी सैलरी मिलेगी। हम्म और उसके बाद जब आप पोस्टिंग पे आते हो तो आपका डिडक्शन चालू होते हैं। तो हम्म बात करी जाए ग्रॉस सैलरी की, ग्रॉस सैलरी अराउंड टू 77,000 की, 76 to 77,000 बनती है ग्रॉस सैलरी। उसमें हम्म, कंसिस्ट करता है बेसिक आपकी जो कि है 50,925, ओके। और जिसमें डीए होएगा आपका 46% या 47%, जो सम अप करता है अराउंड 22 to 24,000। हम्म तो यहीं पे आपके 72,000 बन जाते हैं। और उसके बाद इसमें, क्योंकि न्यू इंडिया में ऐसा है ना, ज्यादा अलाउंसेस नहीं है क्योंकि इसका बेसिक इतना हाई है। तो जो थर्ड हम्म अलाउंस आपको मिलेगा वो आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, अगर आप किसी क्लास ए सिटी में पोस्टेड हो तो। उसके बाद हम्म आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है 1900 का। तो हम्म समहाउ आपको बन के 76,000 हम्म आपकी ग्रॉस बनती है। वो फर्दर डिडक्शन आपके हो सकते हैं, आपके एनपीएस के डिडक्शंस, जो कि अराउंड 7,500 होते हैं आई गेस। हाँ, 10% ऑफ बेसिक और डीए। हम्म, और टैक्स होता है डिडक्शन, क्योंकि आप टैक्स स्लैब से वो क्रॉस कर रहे क्रॉस हो, कर। टीडीएस जिसे कहते हैं। हम्म हाँ, और मेडिक्लेम के डिडक्शन होती है हम्म आपकी, और आपकी फैमिली के लिए जो मेडिक्लेम जा रहा है उसके डिडक्शन होते हैं। और एक प्रोफेशनल टैक्स होता है जो कि 200 रुपये होता है, 150 या दो दो सौ सौ रुपये रुपये वो कटता है। हाँ जी, तो इन हैंड सैलरी जो आपकी बन के आती है वो अराउंड टू 60 to 65,000 बन के आती है। ओके। और इसके अलावा, इसको ये तो हो गई इन हैंड सैलरी। इसके अलावा अब आप किसी सर्टेन सिटी में पोस्टेड हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप एचआरए ले सकते हो हम्म क्योंकि आपका घर हो, तो वहां पे हम्म एचआरए ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है लीज का, कि अगर आप हम्म आपके पास घर नहीं है उस पर्टिकुलर सिटी में तो आप लीज की तरफ जाते हो। लीज का मतलब है किसी रेंटल हाउस की तरफ, क्या कोई हम्म हाउस रेंट ले लिया जिसका अमाउंट पर्टिकुलर कंपनी पे करेगी। तो हम्म वो बेसिकली डिवाइडेड है क्लास वाइज सिटी में। क्लास ए सिटी हम्म में 90,250 है, क्लास बी सिटी में 18,000 है, और क्लास ए सिटी में इट्स 22,000, ट्वेंटी हम्म टू 23,000 इसके आसपास। तो हम्म ये एक्सेप्ट बता रहा हूँ सैलरी के, ये हम्म तीन चीजें। हम्म और वो डिपेंड कर, अब इसमें भी आप कोई कहेगा कि फर्निश हाउस होता है या फिर नॉन फर्निश आता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप ब्रोकर को कैसे पटाते हो या फिर कैसे कन्विंस करते हो कि आप फर्निश्ड लो या नॉन फर्निश्ड लो। हम्म।
और इसका जो प्रमोशन स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में छोटा सा अगर आप बता सके कि किस तरीके से प्रमोशन होते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, जब आप अभी जैसे मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो मुझे 1 साल का प्रोबेशन, बैंक में होता है 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, लेकिन जनरल इंश्योरेंस जो इंडिया में है वो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। इसके हम्म। अलावा प्रोबेशन के साथ साथ आपको ट्रिपल आई का एक एग्जाम होता है, लाइसेंस शीट, वो क्लियर करना होता है। हम्म। उसके बाद लाइसेंस शीट क्लियर करने के बाद आप कंफर्म्ड ऑफिसर होते हो, एओ हम्म। कंफर्म्ड हो गए। उसके बाद आप जब असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 साल बाद अप्लाई करोगे, हम्म। तो आपके पास फेलोशिप होना चाहिए, ट्रिपल आई एग्जाम का फेलोशिप मतलब लाइसेंशिएट, एसोसिएट एंड फेलोशिप। ट्रिपल आई एग्जाम के जब आप ये 240 क्रेडिट्स इकट्ठा कर लोगे, तब आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्केल 2 ऑफिसर। स्केल हम्म। 2 ऑफिसर मतलब असिस्टेंट मैनेजर, फिर स्केल 3 में डेप्यूटी मैनेजर आता है, फिर स्केल 4 में रीजनल मैनेजर आता है, फिर रीजनल स्केल 5 में हम्म। चीफ रीजनल मैनेजर आता है, फिर हम्म। बाकी फिर ऐसे डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर सीईओ। तो हम्म। ऐसे हायरार्की है। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई भी एओ ज्वाइन होता है तो मिनिमम आप स्केल 4 या स्केल 5 पे तो रिटायर हो गए ही। ओके ओके। आप ये समझ ये सकते जो हो। आपने बताया प्रोविजन के बाद कोई एग्जाम होता है, तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि उसका हाँ जी, डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का रहता है, क्या वो हो जाता है अमूमन क्लियर या कुछ। बिल्कुल प्यार से गिरा, क्योंकि आप जो एग्जाम क्लियर करके आओगे बच्चे, वो काफी हाई एग्जाम है इनके। ये इसमें सिर्फ एक एलिजिबिलिटी होती है, 60% नंबर लाने होते हैं, 100 में से 60 क्वेश्चन ठीक करो, आप पास हो। हाँ वो मैं ये समझ गया, बस ये जैसे बैंकिंग एलिजिबिलिटी में है। भी वो प्रोविजन के बाद एक टेस्ट लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट सबका क्लियर हो हाँ जाता है। जी, हम्म। हाँ जी। और अगर इसमें भी ऐसा है ना, अगर आप 1 साल में भी वो एग्जाम 3 पेपर नहीं निकाल पाते, हाँ हाँ। उसके बाद भी 6 महीने आपका एक्सटेंड प्रोबेशन होता है, हाँ 6 महीने एक्सटेंड प्रोविजन। मिलेगा। उसके बाद 6 महीने और मिलेगा, लेकिन हो जाता है वैसे जितना भी है, इतना भी तो टफ नहीं है। मैं मेरी ऑडियंस को एक चीज और बताना चाहूंगा कि आशीष जी का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। आशीष जी, आप नाम बता हाँ जी, सकते हो उसका। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एस्पिरेंसी। ओके, मैं तो लिंक वहाँ, नीचे शेयर करूंगा उसका। तो जो भी लोग हाँ कोई जी। क्वेरी पूछना चाहते हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं, तो इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आशीष जी, बहुत बहुत हम्म, मजा आया आपके साथ बात करके, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आप अपने पद पे आगे बढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर, थैंक यू सर।